नमस्कार। इस व्याख्यान में हम क्लास 11th जियोग्राफी, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, इसके अंतर्गत पार्ट 1 वायुमंडलीय दबाव और वायुमंडलीय परिसंचरण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट रहेगा एयर प्रेशर से रिलेटेड, और इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सभी स्टूडेंट्स को जो वायुमंडलीय दबाव होता है, एयर प्रेशर होता है, और इसके कारण से जो वायुमंडल के अंदर परिसंचरण यानी वायु का चलना और उससे संबंधित एक्टिविटीज़ का अध्ययन करना है। वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु वास्तव में गैसों के अणुओं से बनी हुई एक भौतिक वस्तु है, ठीक है। और ये जो है जमीन पर प्रेशर डालती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जब इस गैसों के आवरण पर पड़ता है तो ये पृथ्वी पर भार डालती है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य भौतिक वस्तुओं की भांति इस वायु पर, जो वायु का एक कॉलम बन जाता है एनवायरनमेंट के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर, अक्षोभ मंडल में, उस पर दबाव बनता है। तो यह वायु धरती पर दबाव बनाए रखती है, जिसे हम वायुमंडलीय दबाव या एयर प्रेशर कहते हैं। यानी धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रेशर या भार वायु दबाव कहलाता है। जैसा आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मान लो ये पूरा का पूरा जो हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, तो इसका जो पूरा का पूरा वायुमंडलीय भार है वो जमीन पर आता है, भूपृष्ठ पर ये दबाव पड़ता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु धरातल के जितने नज़दीक होगी वहाँ पर उसका दबाव या सघनता अधिक होगी। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ ऊंचाई पर प्रेशर कम है। वायु दबाव को मापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर कहा जाता है। और बैरोमीटर जो है, इसमें पारद बैरोमीटर, यानी जिस वायु दाब मापी में पारा भरा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार का टूल होता है। दोनों ही आप ये देख पा रहे हैं, ये पारद यानी मरकरी बैरोमीटर है। इसमें पारा भरा रहता है, वायु का प्रेशर या इस डायल पर पड़ता है, यहाँ पर चमड़ा लगा रहता है। तो जैसे ही इस पे ये प्रेशर डालेगा तो जो मरकरी है वो ऊपर इसमें ट्यूब में चढ़ जाता है, जिसको हम मेजर कर लेते हैं। इसी प्रकार से वायु दबाव को मापने के लिए कुछ दूसरे यंत्र भी हैं, जिसे हम स्वचालित यंत्र कहते हैं, बैरोग्राफ कहा जाता है, इसको एन्यूराइड बैरोमीटर कहते हैं। और वायु हमेशा उच्च वायु प्रेशर, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलती। जैसा आप अभी ये चित्र देख पा रहे हैं, ये अमेरिका का चित्र दिया गया है आपके सामने। तो यहाँ पर फ्लोरिडा के आसपास लो एयर प्रेशर है, और यहाँ रॉकीज माउंटेन के पास ठंडा एरिया होने के कारण हाई प्रेशर है। तो वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, क्योंकि जब सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है और वो वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, और वो एरिया लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इसके विपरीत जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का कोरिलेशन होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वायु प्रेशर लो हो जाएगा, और जहाँ टेम्परेचर डाउन आएगा तो वायु प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वायु दबाव का प्रभाव और महत्व, यानी इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर। नंबर 1, वायु दबाव में अंतर के कारण से वायु चलती है। जब वायु गर्म होती है तो वो फैल जाती है और ऊपर उठती है, जिसके कारण से वो एरिया
लो प्रेशर एरिया बन जाता है। उससे दूर कहीं जहाँ ठंडा एरिया होगा या पर्वतीय एरिया होगा या जलीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर वायु कम गर्म होगी, जिस कारण से वायु वहाँ पर तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव होगा और उच्च दबाव से वायु क्षितिज रूप में अक्षितिज की ओर यानी आपकी आंखों के सामने हॉरिजेंटली मूव करती है और गतिशील वायु, गतिशील हवा जो है वो पवन यानी विंड कहलाती है। नंबर दूसरा क्या है कि क्या इंपॉर्टेंस है, वायु दबाव मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है, क्योंकि जब निम्न वायु दबाव की अवस्था होगी तो वायु ऊपर की ओर उठेगी, जिससे जलवाष्प जो है वो ऊपर की ओर जाएंगे और वो संघनित होकर बादल बनेंगे और बादलों का कंडेंसेशन होकर जलवाष्प का बादलों में तो वे वर्षा करते हैं। जब उच्च दबाव होगा तो वायु नीचे की ओर आती है और जिससे जलवाष्पों का संघनन नहीं होता है, कंडेंसेशन ऑफ द एटम वाटर वेपर्स नहीं होता है, जिस कारण से आसमान साफ हो जाता है, स्वच्छ रहता है। जैसा कि आप सर्दियों में देखते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों में उच्च दबाव होता है, इसलिए आसमान आमतौर पर साफ रहता है, जबकि गर्मियों में लो एयर प्रेशर होता है, जिस कारण से दोपहर के बाद तकरीबन बादल हो जाते हैं और कभी कभार छुटपुट बारिश भी हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, वायु दबाव के अंतर से वायु चलती है और साथ ही साथ पृथ्वी तल पर हीट और मॉइस्चर का ट्रांसमिशन होता है। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इक्वेटर के आसपास सन रेज डायरेक्टली गिरती है, वर्टिकली गिरती है, 90 डिग्री एंगल के आसपास गिरती है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी सरप्लस होती है और ध्रुवों की ओर जो सन रेज है वो तिरछी गिरती है, जिस कारण से वहाँ पर लो एयर प्रेशर वो रहता है, ठंड रहती है, टेम्परेचर कम रहता है, हाई प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर जो ईस्टलीज हवाएं चलती हैं या वेस्टलीज हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ इस ऊष्मा को भी ट्रांसमिट एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कर देती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होता है वायु दबाव का कि इसके उतराव चढ़ाव के आधार पर हम वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे तेजी से गिरता हुआ वायु दबाव इस बात का सिंबल होता है कि चक्रवात या वर्षा या आंधी आ सकती है। आपने आमतौर पर ग्रीष्म काल में देखा होगा, दोपहर के पश्चात लगभग 12 से 2 बजे के आसपास कई बार घुटन भरा मौसम बन जाता है, यानी वायु दबाव बहुत ही कम हो जाता है, हवा बिल्कुल नहीं चलती है, जिसको हम शांत कह सकते हैं, यानी वायु बिल्कुल शांत है, काम कह सकते हैं। तो हरियाणवी भाषा में तो उसको घुटन कहते हैं कि घोट हो रखी है, और वो घोट जो होती है वो एक प्रकार के तूफान से पहले की शांति होती है। जैसे ही वो घुटन भरा वातावरण होगा तो उसके तुरंत बाद जो है तेज हवाओं के साथ आंधी आती है, और उच्च दबाव जब होता है तो वो सुहाने मौसम का सिंबल होता है। जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि जब लो प्रेशर होगा तो आंधी तूफान की स्थिति बनेगी और जब हाई प्रेशर होगा तो मौसम प्लीजेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि वायु दबाव में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, वर्टिकली जो वेरिएशन आता है, इसका अध्ययन करते हैं। समुद्र तल पर यदि देखा जाए तो वायु दबाव सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा लगती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु फैलती है तो दबाव भी कम हो जाता है, वो घटता है। ऊंचाई और वायु दबाव के बीच वैसे कोई सीधा संबंध तो नहीं होता, फिर भी जो ट्रोपोस्फीयर है, अक्षोभ मंडल है, पृथ्वी की सबसे पहली वाली परत है जिसमें वायुमंडल की सभी गतिविधियां होती हैं, इसमें सामान्यतः 10 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग आप इसको कहिए लगभग 33 फीट की ऊंचाई पर जो है औसतन 1 मिलीबार, वायु दबाव को हमेशा मिलीबार में मापा जाता है। कभी कभी इसको पास्कल में भी मापते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूनिट होती है वो मिलीबार होती है। तो 10 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 मिलीबार वायु दबाव घट जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग प्रत्येक 300 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 34 मिलीबार, जो लगभग 1 इंच के समान होता है,
तो इतना वायु दबाव कम हो जाता है। समुद्र तल पर यदि औसतन देखा जाए तो वायुमंडलीय दबाव 1013.2 मिलीबार होता है। और मिलीबार जो है वो वायुमंडलीय दबाव को मापने की यूनिट होती है, इकाई होती है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता क्षितिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। क्षितिज दाब प्रवणता का मतलब कि ये मान लो ये एक स्थान है और दूसरा स्थान यहाँ पर है तो ये क्षितिज है, लेकिन ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि धरातल पर वायु दबाव और ऊंचाई पर वायु दबाव, इन दोनों में अंतर में जो है ज़्यादातर आमतौर पर ये वेरिएशन अधिक मिलता है ऊर्ध्वाधर रूप से, यानी वर्टिकल रूप से। लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्य जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो इसको संतुलित करता है। इसलिए ऊर्ध्वाधर रूप से जो वायु है वो अधिक गतिशील नहीं होती है। नेक्स्ट आता है वायुमंडलीय दबाव का क्षितिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। पवनों की दिशा और वेग ये डिपेंड करती है वायु दबाव प्रवणता पर, कि दो स्थानों पर वायु दबाव में कितना वेरिएशन है, कितनी भिन्नता है, और ये भिन्नता जितनी अधिक होगी वायु उतनी ही अधिक तेजी से चलेगी। और वायु दाब के जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको यदि हम मैप पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आइसोबार हैं, समदाब रेखाएं हैं, वो खींची जाती हैं। यानी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइसोबार क्या होते हैं, तो आप बताएंगे मानचित्र पर समान वायु दबाव को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबार या समदाब रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट आ ही गया कि समदाब रेखाएं यानी आइसोबार क्या होती हैं, तो वे रेखाएं जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। और समदाब रेखाएं दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट को दर्शाती हैं। जब समदाब रेखाएं पास पास में होंगी तो इसका मतलब वायु दबाव बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और जब समदाब रेखाएं मानचित्र पर दूर दूर होंगी तो प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा, यानी बहुत बड़े एरिया में जाकर थोड़ा बहुत वायु दबाव चेंज हो रहा है। वायु दबाव में परिवर्तन की दर और उसकी दिशा यानी रेट ऑफ द चेंज इन द एयर प्रेशर एंड द डायरेक्शन इज डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट आता है वायु दाब की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अध्ययन करते हैं। वायु दबाव का वर्ल्ड लेवल पर वेरिएशन क्या मिलता है या उसका नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर मिलता है। तो आप दो मैप्स के माध्यम से दो कंडीशंस देखेंगे। इसमें दिखाया गया है एयर प्रेशर कंडीशन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये जून जुलाई की स्थिति है। इस समय सूर्य जो है वो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकता है जून में। 21 जून को सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसलिए इस वाले एरिया में टेम्परेचर अधिक होता है, तो यहाँ पर प्रेशर लो रहता है, तो ये सारे एरिया में लो प्रेशर रहेगा। इसके विपरीत इस टाइम यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, तो साउथ हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर होगा। इसके विपरीत यदि हम दिसंबर और जनवरी की बात करें तो दिसंबर जनवरी में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी वर्टिकली गिरती हैं यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी 23.5 डिग्री साउथ में। तो इस टाइम यहाँ पर समर सीजन होगा, और इसके विपरीत यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पर विंटर सीजन होगा, इसलिए यहाँ पर हाई एयर प्रेशर होता है। तो इसलिए इस टाइम हवाएं यहाँ से साउथ की ओर जाती हैं, जबकि इस वाली दशा में हवाएं यहाँ से नॉर्थ की ओर आती हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये इसी के कारण से फिर मानसून पवनें जो हैं वो जो खासकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में प्रभावशाली होती हैं, ऐसी मानसून पवनों का विकास
होता है या उनका जो डायरेक्शन है वो बदलती है। जनवरी और जुलाई महीनों के यदि समुद्र तल से वायु दाब मानचित्रों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि नॉर्मली जो इक्वेटर है इसके आसपास, इक्वेटर के आसपास, यानी अगर हम ये कल्पना करें कि ये हमारी अर्थ है तो ये 0 डिग्री, तो इससे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, तो इनके बीच में वायु दबाव आमतौर पर लो रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर सन रेज साल भर सीधी गिरती हैं, जिस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। इस एरिया को काम जोन कहा जाता है। काम जोन यानी इसको शांत मंडल कहा जाता है। इसको हम डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हवाएं जो है वो ज़्यादातर वर्टिकली चलती हैं, यानी यहाँ पर जो है कन्वेक्शनल विंड्स चलती हैं, जिनको हम सवैनीय वायु कहते हैं। और यहाँ पर आमतौर पर दिन में 2 PM से 4 PM के बीच में, यानी 2 बजे से 4 बजे के बीच में बारिश यहाँ पर सामान्यतः होती है। इससे आगे यदि हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के आसपास उच्च दबाव रहता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ में, दोनों ही हेमिस्फीयर में यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, जिसे हम उपोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। तीसरे जोन की यदि बात करें तो ध्रुवों के आसपास 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से नॉर्थ पोल की ओर उच्च वायुदाब मिलता है, जिसे हम अधो ध्रुवीय दाब कहते हैं। वो बिल्कुल उससे पास में तो थोड़ा सा लो रहेगा, यहाँ पर मैं उच्च कह गया तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वहाँ लो थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पर जो वायु हैं उनका जो सर्कुलेशन होता है वायुदाब पेटियों का, उसके कारण से ऐसा वहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं ध्रुवों की, तो बिल्कुल ध्रुवों के आसपास यदि हम चले जाएं तो वहाँ पर ध्रुवीय उच्च दाब मिलता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है बिल्कुल नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये वाला नॉर्थ पोल का रीजन और साउथ हेमिस्फीयर में ये अंटार्कटिका रीजन, यहाँ पर दोनों में ही हाई एयर प्रेशर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, जिस कारण से यहाँ पर उच्च वायुदाब सामान्यतः मिलता है। ये आप दोनों की दोनों हेमिस्फीयर की बेल्ट भी देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला इक्वेटर के आसपास का, ये जो है फर्स्ट हमारी बेल्ट है, जिसको हम डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। यहाँ ये सब ट्रॉपिकल हाई एयर प्रेशर का जोन है, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड, इसको असव अक्षांश, असव मीन्स घोड़ा होता है, अक्षांश कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ से पश्चिम की ओर जब व्यापारी जाते थे ईस्टर्लीज विंड के पास, तो जिस कारण से यहाँ ये जो बीच का एरिया आता था, यहाँ उच्च दबाव के कारण से जो पाल नौकाएं जिस पे कपड़ा बंधा रहता था, वो नौकाएं यहाँ पर बहुत धीमी हो जाती थी। तो वजन कम करने के लिए घोड़ों को समुद्र में उतार दिया जाता था और वो तैरकर उसके शिप के पीछे पीछे चलते रहते थे। बारी बारी से कुछ घोड़ों को कुछ देर के लिए उतार देते, फिर कुछ घोड़ों को कुछ देर के लिए उतार देते थे, तो वो तैर लेते थे। तो इसलिए इन लैटिट्यूड का नाम असव अक्षांश पड़ जाता है। फिर ये वाला एक एरिया था आपका सब पोलर लो रीजन, ठीक है, तो जो 60 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 60 डिग्री साउथ के आसपास होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक। तो इसके बाद ये वाला एरिया जो है नॉर्थ साउथ पोल में, और ये वाला एरिया नॉर्थ पोल में, ये हाई एयर प्रेशर के जोन रहते हैं। नेक्स्ट आता है विषुवतीय निम्न वायुदाब बेल्ट। तो ये जो सबसे पहली वाली पेटी है, ये वाली पेटी जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहलाती है। इसको थर्मली इंडक्टेड बेल्ट यानी ताप प्रेरित पेटी कहा जाता है। इसमें साल भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर
टेम्परेचर अधिक रहने के कारण वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसे हम शांत मंडल या डोल्ड्रम या लो प्रेशर बेल्ट के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो होती है तीव्र अपकेंद्रीय फोर्स के कारण से भी यहाँ निम्न दबाव रहता है, यानी ध्रुवों के आसपास हमारी पृथ्वी की जो रोटेशन की स्पीड है वो इक्वेटर के पास वो ज़्यादा होती है, जिस कारण से यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है और वायु जो है वो ज़्यादा दूर तक छिटक कर पहुँचती है, जिसको हम हेडले सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ इक्वेटर के आसपास ये वायु ऊपर की ओर जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ये नीचे की ओर उतरती है। नेक्स्ट सेकंड जोन है हमारा उपोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ब्रीफली मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, लेकिन डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इनके बीच में उपोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र रहता है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का एरिया है, जिसको गति प्रेरित पेटी यानी डायनेमिकली इंडक्टेड बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पर भूमध्य रेखा से जो वायु ऊपर की ओर उठती है वो वायु यहाँ पर नीचे की ओर उतरती है और वो यहाँ पर प्रेशर डालती है, जिस कारण से यहाँ पर उच्च वायुदाब मिलता है। ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऊपर की ओर उठी और ये वाली बेल्ट जो है यहाँ पर ये इसने जमीन पर प्रेशर डाला, तो इस कारण से यहाँ पर हाई एयर प्रेशर रहता है, जिसको फेरल सेल भी कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की ओर यदि हम आगे जाएं तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यहाँ दोनों ही रीजन में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट रहती है और यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए जो है ये एक ताप प्रेरित बेटी रहती है, जिसमें आमतौर पर हाई प्रेशर आगे रहता है ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि ये जो वायुमंडलीय बेल्ट होती हैं ये कभी भी फिक्स नहीं होती, ये शिफ्ट करती रहती हैं, जो खासकर जो अपना ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है तो ये भी बदल जाती है। नेक्स्ट आता है पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल या कारक। सबसे पहले बात आती है कि वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता के कारण वायु गति करती है, जिसको हम कहते हैं विंड, और वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और पृथ्वी के धरातल पर क्षितिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम होती है। नंबर 1 प्रेशर ग्रेडियंट, सेकंड होता है घर्षण बल और तीसरा होता है कॉरियोलिस फोर्स। तो वायुमंडलीय जो प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके कारण से वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करती है, जिसे हम कहते हैं वायु दाब प्रवणता। और जहां समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो वायु प्रेशर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो अधिक होगा, और जहां समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पर वायु दाब प्रवणता कम होगी। और घर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है कि घर्षण बल जो फ्रिक्शन फोर्स है ये धरातल के आसपास ज़्यादा होती है, तो यहाँ ज़्यादा होती है और ऊंचाई पर बढ़ने पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कम रहती है। आमतौर पर धरातल से लगभग 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो घर्षण बल है वो अधिक रहता है। समुद्र सतह पर घर्षण बल सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है वो फ्रिक्शन नहीं करता है, और धरातल के आसपास जो अपना मूल पृथ्वी का धरातल है सतल खंड का, वहाँ पर ये सर्वाधिक होता है। इसी प्रकार से कॉरियोलिस फोर्स, तो कॉरियोलिस फोर्स वास्तव में कॉरियोलिस एक महोदय थे जिन्होंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है जब ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, घूर्ण करती है, तो ये इक्वेटर के आसपास तेजी से घूमती है और पोल के आसपास ये स्लो घूमती है, जिस कारण से जो है यहाँ पर इक्वेटर के आसपास अपकेंद्रीय बल अधिक लगता है। और ये विद्वान थे कॉरियोलिस महोदय, जिन्होंने 1844 में
इस फोर्स के बारे में बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर और साउथ पोल से इक्वेटर की ओर आने वाली हवाएं वास्तव में अपने मूल स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती हैं साउथ पोल से लेफ्ट की ओर और नॉर्थ पोल से अपने दिशा के राइट की ओर। यानी जिस दिशा से मान लो मेरे पीछे से हवा आ रही कमर की ओर से और वो नॉर्थ की ओर आएगी साउथ पोल से इक्वेटर की ओर, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, डिफ्लेक्ट कहिए या डिप्लेक्ट कहिए, तो वो करेगी लेफ्ट हैंड की ओर। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी हमारी तब तक आगे बढ़ चुकी होगी। तो इसको कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स। तो ये आप देख पा रहे हैं इसी में। तो यानी यदि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें तो वायु को एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था। मान लेते हैं कि यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो इससे यह वायु सीधी इक्वेटर की ओर आनी चाहिए थी। तो वो वायु एक्चुअल में यहाँ नहीं पहुँच पाती है, वो वायु एक्चुअल में ऐसे हमें महसूस होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि तब तक पृथ्वी आगे निकल जाती है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूम रही है और वायु वहाँ से इधर की ओर चल रही है, तब तक वो मूल स्थान पे नहीं पहुँचेगी। तो वो अपने स्थान से यानी जहाँ उसको पहुँचना था उससे थोड़ा सा राइट की ओर जाएगी, क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्शन में सैरा कर ले तो ये राइट साइड होगा। इसी प्रकार से यदि वो यहाँ से साउथ से आती, अगर वो यहाँ से आती तो वो अपनी मूल डायरेक्शन से ऐसे लेफ्ट की ओर मूव करेगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो इसको बोलते हैं विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट करना। तो ये होती, इसके बारे में सबसे पहले कॉरियोलिस महोदय ने बताया था, जैसा कि आप इस वाले चित्र में भी देख पा रहे हैं। यही कारण है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसमें जितने भी साइक्लोन आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सारे साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और साउथ हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला फोर्स भी उनके ऊपर, जो पृथ्वी का घूर्णन बल है वो इनके ऊपर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट आता है जब पवनों का वेग अधिक होता है तो इनका विक्षेपण भी अधिक होता है, यानी ये डिफ्लेक्ट भी ज़्यादा करती हैं जब इनका जो स्पीड अधिक होती है। ध्रुवों पर ये सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर ये लगभग 0 होता है ये वाला फोर्स, और इसी कारण से विषुवत बेल्ट के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। वो एरिया शांत जोन कहलाता है, काम जोन कहलाता है। इसी प्रकार से वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह का यदि हम पैटर्न देखें तो उस पैटर्न को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। और वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान रखता है और इसके कारण से पृथ्वी पर जो जलवायु है वो भी प्रभावित होती है। और जो इक्वेटर है इसके आसपास यानी इक्वेटर के आसपास जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण से यहाँ पर लो प्रेशर बनता है और इसके कारण से नॉर्थ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी साउथ हेमिस्फीयर की ओर वायु का जो परिसंचरण है वो बना रहता है। और इसमें रीजनल वेरिएशन आते हैं सूर्य की स्थिति के अनुसार, यानी जब सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर में चमकता है तो जो ITCZ है, लो प्रेशर कन्वर्जन जोन है, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र इसको बोला जाता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसको बोला जाता है। तो समर सीजन में ये थोड़ा सा नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाती है इक्वेटर से, और जब विंटर सीजन आता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में उस समय दिसंबर और जनवरी में वहाँ समर सीजन होता है, तो ये सूर्य की किरणें वहाँ सीधी गिरती हैं, तो ये ITCZ इक्वेटर से थोड़ा सा साउथ की ओर खिसक जाएगा। तो इसके कारण से भी वायु की दशाएं और उनकी दिशा प्रभावित होती है। यही कारण है कि जब दिसंबर जनवरी होती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में खासकर इंडिया के उत्तरी भाग में मानसून पवनें पीछे हट चुकी होती हैं, और जब जून आता है, जून जुलाई, तो मानसून पवनें भारत की ओर आती हैं। तो ये इसके पीछे
जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य की किरणों का झुकाव है और वायुमंडलीय प्रेशर है, इनका प्रभाव रहता है। और इनके कारण से जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, इसके कारण से वायु का एक कोष्टक बन जाता है, एक सेल बन जाती है, जिसे हम वायुमंडलीय सेल कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसको हेडले कोष्टक या सेल के नाम से जाना जाता है। और इसमें होता क्या है कि इक्वेटर की जो वायु है, इक्वेटर के आसपास वो गर्म होकर ऊपर उठती है और इसके कारण से धरातल पर जो हवाएं हैं वो इक्वेटर की ओर आती हैं, जिनको हम पछवा हवाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये फेरल के कोष्ठ के नाम से भी जानी जाती है। इसी प्रकार से ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी जो वायु है वो नीचे की ओर आती है, जिसके कारण से मध्य अक्षांशों की ओर से ध्रुवीय पवनें वो प्रभावित होती हैं और इस सेल को, जो वहाँ पर एक सेल जनरेट होती है, उसको ध्रुवीय कोष्ठक या पोलर सेल कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम वायुमंडलीय दबाव है, इसके सामान्य परिसंचरण का महासागरों के ऊपर प्रभाव देखें तो इसके कारण से जो गर्म जल की धाराएं हैं वो पोल्स की ओर पानी मूव करता है और पोल की ओर से ठंडी धाराएं जो है वो इक्वेटर की ओर आती हैं। इन्हीं में से एक जो जल की धारा है जो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में चिली और पेरू के तट के आसपास प्रवाहित होती है, जिसको हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है, जो ठंडी जल की धारा रहती है लेकिन हर 4-5 साल में वो अचानक गर्म जल धारा में बदल जाती है, जिसको हम अल नीनो के नाम से जानते हैं। और अल नीनो की दशाओं में पूरी दुनिया में वायुमंडलीय दशाओं पर प्रभाव पड़ता है। खास कर इसके कारण से जो मानसून है वो उसकी सक्सेस और उसकी जो विफलता है वो प्रभावित होती है। इसी की मोमेंट को कभी कभी हम दक्षिणी दोलन के नाम से भी जानते हैं। ये आप देख रहे हैं अल नीनो कि जिस वर्ष अल नीनो की दशा होती है उस समय भारत में ड्रॉट यानी सूखा गिरता है, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी हो गई, नॉर्थ इंडिया में भी गर्मी हो गई, तो दोनों ही जगह पर लो प्रेशर हो गया, इसलिए यहाँ पर वायु जो मानसून पवनें वो नहीं आ पाएंगी। इसी प्रकार से जब नॉर्थ हेमीस्फीयर में यानी इंडिया में गर्मी होती है और साउथ हेमीस्फीयर में टेम्परेचर ठंडा रहता है यानी पैरों की जलधारा ठंडी रहती है, तो उस ला नीनो की दशा उसको बोला जाता है। उस स्थिति में भारत में भारी बारिश बनती है, भारी बारिश होती है। बाकी जो इस चैप्टर से संबंधित जैसे पवनों के प्रकार हैं, उन वायु राशियाँ हैं, वातागर यानी फ्रंट क्या होते हैं, साइक्लोन क्या होते हैं, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए जो हमने अध्ययन किया वायुमंडलीय परिसंचरण, यहाँ तक का ही हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्याख्यान में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।